ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक में आतंकवाद से निपटने और टेरर फंडिंग पर जिम्मेदारी तय करने पर भारत के रुख पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजनयिक दिलीप सिन्हा और आकाशवाणी संवाददाता हर्ष रंजन। भारत 2023 में एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता कर रहा है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसकी बैठक की रक्षा मंत्रियों की बैठक में खास तौर पे भारत ने एक बार फिर अपनी बात को दोहराया है कि जो भी देश आतंकवाद को समर्थन देने में अपना सहयोग करेंगे, शेल्टर देंगे, चाहे वो फाइनेंशियल तरीके से हो या किसी और तरीके से हो, वो बहुत ही बड़ा खतरा है इस रीजन के लिए। सिन्हा साहब, इस पे हम बातचीत शुरू करें कल की बैठक पर और आतंकवाद पर जो भारत ने अपना स्टैंड दोहराया है। उसके पहले एक बार हम आपसे जानना चाहेंगे शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के थोड़े से ब्रीफ इतिहास के बारे में, हमारे श्रोताओं की बेहतर जानकारी के लिए। किस उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई, कहां तक ये अपने उद्देश्य में सफल रहा, कैसे कैसे इसमें देश जुड़ते गए, क्या क्या चैलेंजेस आए? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ जो है, इसकी स्थापना हुई थी 1996 में। ये चीन और रूस ने मिलकर इसकी स्थापना की थी और इसका उद्देश्य था कि मध्य एशिया के जो देश हैं उनके साथ थोड़ा सहयोग बढ़े और मुख्यतः थोड़ा जो सैनिक तनाव इस क्षेत्र में था उस समय वो कम किया जा सके। तो उस समय इसका नाम शंघाई 5 रखा गया, क्योंकि इसमें मध्य एशिया के 3 देश कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजिकिस्तान शामिल हुए और एक संधि उस समय की गई थी सैन्य विश्वास बढ़ाने के लिए, उसको तो और प्रगाढ़ करने के लिए ट्रीटी ऑन डीपनिंग मिलिट्री ट्रस्ट इन बॉर्डर रीजन्स साइन किया गया था। उसके 1 वर्ष बाद एक और संधि पर हस्ताक्षर हुआ इन लोगों का। उसे कहा गया सैन्य शक्ति है सीमा पर, उसको कम करने के लिए, तो रिडक्शन ऑफ मिलिट्री फोर्सेस इन बॉर्डर रीजन। जो प्रारंभिक सहयोग था इस संगठन का वो मुख्यतः सैन्य क्षेत्र में था। 2001 में उज्बेकिस्तान इसमें शामिल हुआ और इसका नाम बदल के शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन रख दिया गया। और उसके तुरंत बाद फिर इसके एक और पहलू सामने आया, वो था एंटी टेरर कोऑपरेशन, और इसका एक और स्थायी एक कमेटी बनाई गई इसकी, जिसका नाम रखा गया रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर रैट्स। तो ये उज्बेकिस्तान में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये बनाया गया। तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में 2 क्षेत्रों में सहयोग बहुत प्रमुख था, एक सैन्य तनाव कम करने का और दूसरा आतंकवाद के विरुद्ध कार्रवाई करने का या सहयोग बढ़ाने का। 2005 में भारत इसमें ऑब्जर्वर के रूप में शामिल हुआ और उसके बाद इसने इच्छा प्रकट की इसे ज्वाइन करने की। रूस बहुत चाहता था कि भारत इसमें शामिल हो, क्योंकि उससे चीन का जो वर्चस्व था इस संस्था में और चीन की आर्थिक शक्ति धीरे धीरे बढ़ रही थी इस समय, रूस चाहता था कि भारत आए ताकि थोड़ा और संतुलन बढ़ाया जा सके इस संगठन में। और 2016 में भारत शामिल हुआ, लेकिन चीन के आग्रह पर पाकिस्तान को भी इस संगठन में लिया गया। 2017 के बाद से इसमें 8 सदस्य हो गए, जो 4 मध्य एशिया के देश, उसके अलावा भारत, पाकिस्तान, चीन और रूस। कई ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं इसमें, ईरान है, मंगोलिया है, उसके अलावा कुछ डायलॉग पार्टनर भी हैं। तो लगभग इस क्षेत्र में, एशिया में कई ऐसे प्रमुख देश हैं जो या तो इसमें शामिल हैं या इसमें शामिल होना चाहते हैं या इसके डायलॉग पार्टनर हैं। सिन्हा साहब, एक बहुत इंपॉर्टेंट कही कि जो मूल उद्देश्य था वो था कि सैन्य तनाव आपस में कम हो और आतंकवाद को जो सहयोग मिल रहा है वो न हो। और सैन्य तनाव की अगर हम बात करें, देखिए चीन भी इसका सदस्य है और आपने कहा भी कि पहले चीन बहुत ज्यादा इच्छुक नहीं था कि भारत इसमें शामिल हो। गलवान की घटना के बाद शायद ये पहला मौका था जब भारत और चीन आपस में मिले। पाकिस्तान का कोई प्रतिनिधि इसमें, रक्षा मंत्री तो शामिल ही नहीं हुए और जो प्रधानमंत्री के सलाहकार डिफेंस पर शामिल हुए वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। ये तो पता ही चलता है कि पाकिस्तान कितना इसमें दिलचस्पी ले रहा है, कितना इसको लेकर गंभीर है। इस पे आपकी क्या टिप्पणी है इन 2 चीजों पर, चीन से सैन्य तनाव और पाकिस्तान से आतंकवाद? चीन के साथ जो हमारे सैन्य तनाव है सीमा पर, वो तो उसके कारण और उसमें क्या क्या हुआ सबको मालूम है। ये जो एससीओ है, इस प्रकार के जो बहुपक्षीय संगठन होते हैं, इनका एक फायदा ये होता है कि देश जिनमें कि द्विपक्षीय तनाव होता है या युद्ध भी हो जाता है, कई दफा संघर्ष होता है, उन्हें दोबारा मिलने का मौका मिलता है इन संगठनों की मीटिंग्स में। तो उससे एक अवसर मिलता है इन देशों को बातचीत करने का और तनाव कम करने का, और यही बहुत बड़ा एक उद्देश्य होता है ऐसे संगठनों का।
तो भारत और चीन संबंध तनावपूर्ण तो हैं ही, लेकिन इतने तनावपूर्ण भी नहीं है कि चीन भारत आए नहीं और इस मीटिंग में शामिल न हो। इस मीटिंग में शामिल होकर और उसके साथ साथ एक द्विपक्षीय वार्ता भी हुई दोनों रक्षा मंत्रियों में, तो ये एक अच्छी बात है कि तनाव कम करने में शायद इसका कुछ योगदान होगा। लेकिन पाकिस्तान के साथ जो हमारे संबंध है वो इतने तनावपूर्ण है कि उसमें एससीओ जैसा संगठन भी कोई कुछ नहीं कर पा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने आने से इनकार कर दिया है। और जैसा कि आपने कहा कि वो वर्चुअली पार्टिसिपेट कर लिया। अब देखना है कि अगले महीने जो विदेश मंत्रियों की मीटिंग होने वाली है उसमें विदेश मंत्री पाकिस्तान के आते हैं या नहीं। यदि आएंगे तो शायद कह सकते हैं एक और मौका मिलेगा दोनों देशों को थोड़ी बहुत बातचीत करने का। तनाव तो शायद कम नहीं हो, लेकिन कम से कम उस दिशा में एक प्रयास, एक कदम निश्चित रूप से उठाया जा सकता है। तो यही एक उद्देश्य, एक बहुत बड़ा उद्देश्य और बहुत बड़ा गोल होता है इस तरह के संगठनों का, कि वो एक मंच प्रदान कर सकें ऐसे देशों को जिनमें कि द्विपक्षीय तनाव है उसको कम करने का। और इसी उम्मीद से भारत भी इस संगठन में है कि इस क्षेत्र में जहां तनाव बहुत हैं, इन ऐसे संगठनों से जब अन्य देश भी मौजूद हों, जो द्विपक्षीय समस्याएं हैं उन पर थोड़ा बहुत विचार भी हो सकता है और थोड़ा प्रयास भी हो सकता है तनाव को कैसे कम किया जा सके। सिन्हा साहब, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने जो कल बातें कही उसमें से एक बात काफी महत्वपूर्ण है जिसे मैं हाईलाइट करके इस पे आपकी क्या टिप्पणी है जानना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि यदि कोई देश छत्रछाया देता है आतंकवाद को या आतंकवादियों को, तो ये सिर्फ दूसरे देशों के लिए थ्रेट नहीं है, बल्कि ये वापस लौटकर जो देश कर रहा है उनके पास भी आ सकता है। ये किस रेफरेंस में कहा, इसे आप कैसे देखते हैं इस पंक्ति को? ये तो सीधा कटाक्ष पाकिस्तान के ऊपर है। पाकिस्तान ये दावा करता है कि वो खुद आतंकवाद का विक्टिम है, लेकिन पाकिस्तान का आतंकवाद पाकिस्तान ने खुद बनाया है। और पाकिस्तान जिन आतंकवादी संगठनों को प्रश्रय देता रहा है, उनकी फंडिंग करता रहा है, वही संगठन आज पाकिस्तान के विरुद्ध काम कर रहे हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो पाकिस्तान ने बनाया, अब अफगानिस्तान जाकर के वहां से आक्रमण करता है पाकिस्तान के ऊपर। आए दिन पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी सुरक्षा सेनाओं के ऊपर आक्रमण हो रहे हैं। तो इसी पर आक्षेप था हमारे रक्षा मंत्री का कि जो देश आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं वो स्वयं आतंकवाद से पीड़ित हो जाते हैं। ये दुनिया में केवल पाकिस्तान नहीं, अन्य देशों में भी देखा गया है कि इस प्रकार की राजनीति करने से देश स्वयं अपने को ही नुकसान पहुंचाते हैं। पाकिस्तान तो खैर इस मीटिंग में आए नहीं, लेकिन देखा निश्चित रूप से होगा और सारे मीडिया ने भी यही कहा है कि ये एक सीधा प्रहार ही कह सकते हैं आप इसे पाकिस्तान पर। और बहुत साफ शब्दों में कहा गया, तो ये जो मैसेज था, जो संदेश था, उस तक जरूर पहुंच गया होगा। एक आखिरी टिप्पणी आपसे सिन्हा साहब और चाहेंगे कि 9/11 के बाद आतंकवाद को लेकर जो विकसित देश हैं, पश्चिम के देश हैं, अमेरिका है और बाकी देश भी जो हैं, उनकी सोच बदली है, उनका नजरिया बदला है। हाँ, बहुत हद तक इसमें बहुत प्रगति हुई है। जब अल-कायदा ने आकर अमेरिका में 9/11 को किया, अमेरिका भी उसी प्रकार पीड़ित हुआ। उसके बाद से अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों ने मिलकर कार्रवाई शुरू की आतंकवाद के विरुद्ध, और उसमें बहुत हद तक उन्हें सफलता मिली भी है। कम से कम अमेरिका के अंदर तो कोई आतंकवादी आक्रमण नहीं हुआ है, उसके बाद अन्य देशों में हुआ है, लेकिन धीरे धीरे कम होता गया है। यहाँ तक कि अमेरिकी दबाव से जो पाकिस्तानी संगठन है उनका जो फंडिंग कम हुआ है, उससे भारत में भी थोड़ा बहुत लाभ हुआ है कि हमारे यहाँ भी आतंकवादी आक्रमण जो आज से 15 साल पहले बहुत अधिक मात्रा में हो रहे थे, अब कम हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान पर जो आर्थिक दबाव पड़ा FATF के बनने के बाद। FATF बनाया था, पश्चिमी देशों ने 9/11 को उसे मजबूत किया ताकि आतंकवाद का जो फंडिंग होती है उसे कम किया जा सके या बल्कि बंद ही किया जा सके। सिन्हा साहब, आकाशवाणी से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी। अभी आप सुन रहे थे एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक में आतंकवाद से निपटने और टेरर फंडिंग पर जिम्मेदारी तय करने पर भारत के रुख पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजनयिक दिलीप सिन्हा और आकाशवाणी संवाददाता हर्ष रंजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIRNSDtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 928 909 4044।